नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम हिंदी में कक्षा 9 में 12वां पाठ रानी कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा कि लेखिका के कहने यानी लेखिका जब छोटी बच्ची थी अपने भाई बहन के साथ अपने पिताजी के सामने एक स्मृति पत्र रखा और उसमें एक घोड़ी लाने के लिए कहा, तो उनके घर के आंगन में सफ़ेद तट्टू बांधा गया और इसी तरह से उस पिताजी ने उसका मान रखने के लिए बच्चों का मान रखने के लिए की घोड़ी की खरीदी की गई और उसके लिए एक साइज़ भी रखा गया जो उसकी रखवाली कर सके। उसका मालिश, खाने पीने, घूमने आदि की देखरेख के लिए छुत्तन नाम का साइज़ भी रखा गया, यानी साइज़ यानी उसकी घोड़ी की रखवाली करने वाला। उसका नाम है छुत्तन। अब तो सब बच्चे तत्तू से बहुत प्रभावित होकर उसे आतंकित हुए, यानी थोड़े डरे भी। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा, लेकिन उसके लिए रखा गया। रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारा कान भी खींचता है। कान खींचना यानी सजा देना, और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोज़ी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। रोज़ी यानी एक कुटिया का नाम है, निक्की नेवरे का नाम है। महादेवी वर्मा के घर में पहले से ही सभी छोटे छोटे जीवों को यानी प्राणियों को, पशुओं को, छोटे जीवों को प्रेम का हकदार बनाया गया है, यानी सबका पालते थे। तो यहाँ रोज़ी और निक्की पहले से ही लेखिका के घर में है, और निक्की नेवला है और रोज़ी कुतिया है। बाबूजी से यह सुनकर भी वह तत्तू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, यानी जब तक बाबूजी ने नहीं बताया कि वह तुम्हारी सवारी के लिए, तब तक तो सभी बच्चे लेखिका के साथ 4-5 दिन नाराज ही रहे, अप्रसन्न ही रहे, परंतु अंत में सभी उस घोड़ी के साथ मित्रता प्राप्त कर लेते हैं। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ, जानकारी हुई कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। रामा को पूछा गया कि उसका नाम, रामा घर का घाटी है, नौकर है, तो उसको पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ताज रानी। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम इसके प्रति बड़े सहृदयी हो गए। यानी ताजमहल की बातें और सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा अपनी माँ से और रामा से लेखिका और उनके भाई बहन ने सुनी थी। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई, यानी यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया। यानी ताजमहल में जिस तरह से रानी जैसे राजा ने रानी के लिए वो ताजमहल बनाया, फिर भी वो तो निकल गई थी, तो ऐसे ही यहाँ रानी भी जैसे हमारे जीवन में आई है, तो उसके प्रति जो बच्चों को थोड़ा क्रोध था, गुस्सा था, वो पिघल गया और करुणा से भर गए और उससे अधिक आराम लेने का उपाय सोचने लगे रानी को। इतनी सुंदर लेखिका रानी का वर्णन करती है घोड़ी का, कि वह इतनी सुंदर थी कि उसकी छवि आँखों में वसी जैसी है, यानी बस गई है। इतनी अच्छी घोड़ी थी वो रानी। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, यानी चॉकलेटी रंग उसका है, जैसे चॉकलेट हम खाते हैं ना, वैसा हल्का चॉकलेटी उसका रंग है। बालों का दृष्टि उसके पर पड़ती है ना तो फिसल जाती है, यानी इतना कोई चीज़ का इतना चिकना होना कि जैसे चमकदार होना कि हमारी नज़र सभी जगह फैल जाती है। तो दृष्टि फिसल जाना यानी कोई चीज़ का बहुत चमकदार होना। खड़े कानों के बीच में माथे पर झूलता याल का गुच्छा, यानी रानी का यहाँ रेखा चित्र लेखिका ने हमें खींचकर हमें बताया है कि वह इतनी सुंदर थी कि आँखों के सामने से दूर नहीं जाती थी। उसका रंग चॉकलेटी, हल्का चॉकलेटी था, और उसके
बालों का रंग इतना सुहावना था कि इसके ऊपर दृष्टि फिसल जाती थी। और उसके कानों के बीच के माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा बड़ा ही अच्छा लगता था, यानी गर्दन के बाल। अयाल यानी गर्दन के बाल। तो उसके कानों के पास अयाल के बाल बहुत ही अच्छे लगते थे। काली स्वच्छ उसकी पारदर्शी आंखें बहुत ही अच्छी लगती थी और लाल नथुने उसके नाक के अंदर नाक लाल नथुने थे और फुला फुला कर चारों ओर की घन लेती रहती थी। हमने घोड़ों को ऐसे भी देखा है, तो वो हमेशा अपने नथों को फुलाते रहते हैं, ये नाक को। तो वो लाल नथुने और उजले दांत और लाल जीभ झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, जो लोहे चबाते रहने पर भी क्षत विकसित नहीं होता था। यानी घोड़ी है, फिर भी वो ऐसे प्राणी होने पर भी उसके पास इतना सौंदर्य था कि बाल सुनहरा था, उसकी आंखें चमकदार पारदर्शी थी, उसके लाल नथुने फुला फुला कर घन लेती थी, दांत बहुत चमकीले थे और हमेशा लोहे वाली चीज़ें चबाती रहती थी। फिर भी कभी वो इतना मजबूत था कि कभी टूटता नहीं था। ऊंचाई के उसकी पीठ बहुत ही ऊंची थी, उसकी ऊंचाई के अनुसार चौड़ाई अधिक थी, यानी बहुत ही वो चौड़ी थी। और सुडौल और मजबूत उसकी सघन सुडौल और मजबूत उसके पैर थे और उसकी पूँछ जो थी वो मक्खियाँ उड़ाने के काम कर रही थी। मोरचल की पीछ जैसी लग रही थी। मोरचल यानी मोर से झाड़ू, मोर पीछ से बनाया हुआ झाड़ू मोरचल कहते हैं उसे। तो मोरचल के समान उसकी पूँछ थी और जिससे वह मक्खियाँ उड़ा रहती थी। उस समय वह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृतिपथ पर वही रेखाएं उभर आती है। स्मृतिपथ पर रेखाएं उभर आना मुहावरा है, यानी यादें ताज़ी होना। लेखिका जब बड़ी हो जाती है, लेखिका बन जाती है, तब बचपन की वह स्मृति यानी घोड़ी का वो जो चित्र है आज भी वैसा का वैसा ही नज़र में है। जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो जिस तरह से एक लिखा हुआ हमें तुरंत वो सामने दिखाई देता है, वैसे लेखिका को अपनी घोड़ी की याद आँखों के सामने स्मृति पथ पर आ जाती है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों ना हुई होती, तो हम रोज़ी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। यानी रोज़ी और निक्की दोनों लेखिका बोल रही है, हमारे कमरे में हम रखते थे, लेकिन वो तो बड़ी थी, उससे कमरे में रख सकते नहीं थे। वो इतनी प्यारी हो जाती है लेखिका को कमरे में रखने के लिए उसे आनंद आएगा, ऐसा सोचते थे। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः हस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यकाल बन गया। अराजकता यानी वहाँ अच्छी तरह से स्थिर नहीं हो पाती है। अस्तबल उसके लिए बना है, घोड़ों को रखने की जगह। वह बरामदे में ही उसे कार्यकाल यानी वहीं हम सब उसके लिए कार्य करते थे। बरामदा घोड़े बांधने के लिए ही बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे, यानी कई सारे सामान था। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। यानी हमारा सब कुछ खिलौना अपनी इच्छा से वहाँ हमने विस्थापित यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर, शरणार्थी के खिलौना यानी घोड़ी के लिए जो भी खिलौना या उसके लिए जो भी है वो सब हमने वहाँ उस अस्तबल में रख दिया। रानी की गर्दन में झूल झूल कर फिर बच्चे यानी लेखिका के साथ उसके छोटे भाई बहन किस तरह से व्यवहार करते थे कि रानी के गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर उसके बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकती और हिनहिनाने लगती थी। यानी सभी प्राणी को मनुष्य का प्रेम अच्छा लगता है, तो उसके बिना फिर वह रह नहीं पाते। वैसे ही रानी के साथ लेखिका और उसके भाई बहन ने इतना प्यार प्राप्त कर लिया, जैसे कि हर रोज़ उसके गर्दन में झूलते थे और उसके अयाल के पास और उसके अयाल में फूल खोसते थे, उसको कभी बिस्कुट और मिठाई खिलाते थे
और इसी तरह मित्रता करके उनके साथ अपनापन कर दिया था। इसलिए जब भी बच्चों को नहीं देखती थी रानी तो वो हिनहिनाती थी और पैर पटकती थी, यानी आप मेरे पास आ जाओ प्रेम करने के लिए। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्य, फिर तो जब जैसे जैसे रानी बड़ी हो गई तब तक घुड़सवारी करने का कार्यक्रम बनाया। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े की घेरे वाली ऐसी जीन यानी घोड़ों पर बैठने के लिए एक ऐसी मखमली डली बोलते हैं, जीन बोलते हैं, वो रखी गई, क्योंकि ऐसे रखने से घोड़ी को भी हमारा शरीर चुभता नहीं है और हमको भी घोड़ी का शरीर चुभता नहीं है। ऐसे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय भी नहीं रहता है। इसलिए ऐसी एक जीन बनाई गई घोड़ों पर रखने के लिए, जिसके पर बैठकर हम सवारी करते थे। घोड़ी पर रखकर बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुत्तन सा दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या के समय मेरे साथ वह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी को गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। यानी अभी बच्चों को रानी के साथ इतनी आत्मीयता निकटता हो गई थी। लेखिका उसका वर्णन कर रही है कि जब हम बारी बारी से घोड़ी पर बैठते थे तो छुत्तन दौड़ता हुआ हमें घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर संध्या समय मेरे साथ एक कार्यक्रम रहता था। लेकिन सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति, ऐसी सवारी से विद्रोही यानी बगावत यानी और ज़्यादा घूमने की इच्छा थी उसके ऊपर सवारी करने की। इसलिए अस्तबल में रानी की गर्दन झूलकर स्टूल के सहारे भी हम उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, तो स्टूल का सहारा लेकर हम संतोष प्राप्त करते थे। अंत में एक दिन छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए। यानी सब लोग सो गए। चुपकी से लेखिका बता रही है कि हमने रानी को वहाँ से छोड़कर यानी अस्तबल से छोड़कर बाहर लेकर आए और चबूतरे पर खड़े होकर नंगी पीठ पर सवार होकर बारी बारी से हम अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यानी लेखिका और उसके भाई बहन बहुत छोटे थे, तो उसको घोड़ी पर बैठने का बहुत इच्छा हुई, तो उसके ऊपर जीन भी नहीं रखा था क्योंकि अब साइज़ नहीं था, चुपकर से बैठे थे, इसलिए नंगी पीठ पर सब बैठने लगे। और उसमें लेखिका बता रही कि जैसे हमारी वो परीक्षा थी, क्योंकि हमने किसी से परवानगी नहीं ली थी। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती थी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। यानी बच्चे अबूझ होते हैं, उसके लिए सब उसका परिवार हो जाता है पशु प्राणी। वैसे ही घोड़ी को ही अपना परिवार के रूप में मान लिया। उसके पास जो एक समझ नहीं है, या तो वो अपनी सीमा में है, वो कुछ भी एक यानी कुछ गिर सकते ऐसा कुछ सोचा नहीं, और सभी को बताए बिने बताए और साइज़ को लिए बिना वह अकेले सैर करने के लिए घोड़ी पर बैठकर सैर करने के लिए बच्चे निकलते हैं। निक्की रानी को पूछे से झूले लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन है। यानी सभी छोटे छोटे बच्चे के साथ सभी छोटे जीव, जो रोजी है कुटिया है और जो निक्की है नेवला है, वो भी उसके प्रेम के हिस्सेदार बन जाते हैं। रानी के साथ उसकी पीठ पर ऐसे कुटका लगाते थे और गर्व से बैठते थे। लेखिका बोल रही है हम भी गर्व से बैठते थे मानो हमको एक मयूर के आकार का आसन मिल गया हो। सिंहासन यानी आसन एक मयूर के आकार का। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। घोड़ी जानती थी लेकिन वो बता नहीं सकती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर, यानी जैसे घोड़ी होकर भी वो इतनी समझदार थी
कि जब उसकी पीठ पर हम बैठते थे ना, तो दुल्की यानी धीरे से वह हमको घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने हाथ की पतली संती यानी सोटी उसके पैरों में मार दी ना, तो वो चोट लगने की तो संभावना नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत यानी घायल हो गई। इस आहत यानी उसके मन को जैसे असर हुआ और कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग के साथ भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। यानी सभी जगह दौड़ने लगी। एक सोटी भाई ने लगाई और लेखिका ऊपर बैठी हुई थी। कुछ देर मैंने अपने आप को वहाँ से अपने आप को उड़ खटाना के पर संभाला, उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई, जैसे पश्चाताप को प्रस्तर प्रतिमा हो। यानी कहने का अर्थ है कि रानी को कहाँ तक वो दौड़ती रहती है, उसके सम्मान को आहत लगती है और उसके ऊपर लेखिका बैठी हुई है। लेखिका ने जैसे तैसे बहुत ही संभाला, लेकिन वह गिर जाती है और इसी तरह पश्चात रानी भी खड़ी रह जाती है। उसे भी जैसे बहुत ही पश्चाताप होता है कि मैंने मेरी मालकिन को गिरा दिया। तो धन्यवाद। यहाँ तक दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।